Good morning, everyone. Your next part, third part, we explain. So, we start political radicalism and economic crisis. Political radicalism में यानी बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल में क्या हुआ, पॉलिटिकल में बहुत ही परिवर्तनवाद हुआ, बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस भी आई। अब कैसे? जब वाइमर रिपब्लिक के जन्म के बाद क्या हुआ, कॉन्सिडरेट विद द रिवोल्यूशनरी, यानी रिवोल्यूशनरी का क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी पार्टियों का उदय हुआ। इसमें क्या था कि एक इसमें स्पार्टकिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक, यानी रसिया की जो बोल्शेविक पार्टी थी उसी के पैटर्न पे जर्मनी में एक स्पार्टकिस्ट लीग आई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पार्टकिस्ट लीग आई, ठीक है। इनका पूरी तरीके से इनमें इनमें कौन कौन शामिल था? इनमें सोवियत वर्कर्स एंड सेलर जैसे लोग शामिल थे, ठीक है। आगे आते हैं बेटा, इसमें देखते हैं आप। तो बहुत सारे शहरों में ये चालू हो गया रेवोल्यूशनरी क्रांति जर्मनी में। पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन का क्या किया, इन पे चार्ज किया और डिमांड किया कि सोवियत स्टाइल्स गवर्नमेंट में, यानी इन्होंने पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बर्लिन में क्या किया, पूरी तरीके से किया था कि सोवियत स्टाइल्स के रूप में गवर्नमेंट चले। फिर दो अपोज जो इनके खिलाफ थे उनमें कौन कौन थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स, कैथोलिक, यानी ये जो रेवोल्यूशन थे स्पार्टकिस्ट वाले, इनके खिलाफ कौन कौन? ये किसके खिलाफ थे? सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक्स, क्योंकि यही यही कौन थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसमें गवर्नमेंट में शामिल थे। फिर देखिए वाइमर में इन्होंने क्या किया, मेट इन वाइमर, जिन्होंने वाइमर में मिला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के समय, उनमें उनके खिलाफ थे ये, ठीक है। द वाइमर रिपब्लिक क्रस्ट द अपराइजिंग हेल्प ऑफ वार वेटरन्स ऑर्गेनाइज कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। देखिए, फ्री क्रॉप्स क्या है? एक नया वर्ड फ्री क्रॉप्स आया, यानी कि फ्री क्रॉप्स स्वतंत्र सेना, यानी कि जो पुराने सैनिक थे, पुराने वेटरन ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके सहारे गवर्नमेंट ने फ्री क्रॉप्स का नाम देके और उनके सहारे क्या किया, इस आंदोलन को दबा दिया रेवोल्यूशनरी का। फिर उसके बाद क्या, स्पार्टकिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी। बाद में इन स्पार्टकिस्टों ने कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से एक नया पार्टी बनाया, यानी जर्मनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी के नाम से स्पार्टकिस्ट ने अपनी पार्टी का गठन किया। फिर देखते हैं, तो नया नाम मिला है आपको। नया नाम क्या मिला? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। फिर देखते हैं कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट क्या थे, यानी जो कम्युनिस्ट साम्यवादी, कम्युनिस्ट को साम्यवादी कहते हैं बेटा, असाम्यवादी यानी रसिया के गवर्नमेंट पे आधारित। फिर तो कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट क्या थे? इरेकॉन्सिलेबल एनिमीज एंड कुड नॉट मेक कॉमन कॉज अगेंस्ट हिटलर। ये क्या थे? यह अब इसमें दो तरीके से आते हैं बेटा, यानी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आपस में एक दूसरे में बहुत बड़े दुश्मन थे। ये कभी भी हिटलर के साथ ये कभी भी एक साथ हिटलर के साथ नहीं आ पाए, मतलब दोनों एक साथ हिटलर के साथ नहीं आए। अब देखें, तो तो जाहिर सी बात है हिटलर इनमें से किसी एक को ही लेगा। बॉथ रिवोल्यूशनरीज और जो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, कार्ड द रेडिकल सॉल्यूशन, इन्होंने रेडिकल सॉल्यूशन के लिए पूरी तरीके से आ, लगे रहे। अब पॉलिटिकल रेडिकलिज्म में क्या होगा? देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आया 1923 में, मतलब 1923 में मंदी आई। इस मंदी में क्या हुआ कि जर्मनी हैड फॉट द वार, जर्मनी ने जो युद्ध लड़ा था उसमें काफ़ी इसने लोन लिया था। फिर उसके बाद इसने गोल्ड, इसकी काफ़ी खाली हो गई थी, गोल्ड में भी भरा इसने, यानी जो युद्ध में इसने हारा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में। फिर उसके बाद डेप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेस वर स्केर्स, इसका काफ़ी खाली हो गया, इसका गोल्ड खान जो था, मतलब इसका धन पूरी तरीके से खाली हो गया। किसको देते देते? वहीं विजयी देशों को देते देते, ठीक है। किसको? इंग्लैंड को, फ्रांस को, बेल्जियम को, इन सब देशों को, ठीक है। 1923 में जर्मनी रेफ्यूज टू पे, जर्मनी क्या किया, 1923 में जर्मनी ने मना कर दिया पैसे देने को विजयी देशों को, ठीक है। एंड द फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्रेंच ऑक्यूपाइड लीडिंग इंडस्ट्रियल, फ्रेंच ने काफ़ी जो इंडस्ट्रियल एरिया रूर टू क्लेम देयर कोल, यानी इन सब के मुकाबले फिर क्या किया, फ्रांस ने, और जो जर्मनी का रूर वाला इलाका था, ये रूर किसके लिए फेमस था? कोल के लिए, कोयला के लिए, उस पर कब्जा कर लिया। किसने? फ्रांस ने। जर्मनी, फिर देखिए जर्मनी रिटेलिएटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंट एंड प्रिंटेड, जर्मनी ने
कागज़ के पैसे छापना चालू कर दिया। उस छापने से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा पैसे की मुद्रा गिर गई। अब इतनी गिरी कि जर्मनी की जो मार्क मुद्रा थी, यानी उस समय जर्मनी की मार्क मुद्रा थी, जर्मनी की जो मार्क मुद्रा थी यूएस के $1 के मुकाबले 24,000 मार्क्स हो गई, यानी 24,000 बहुत ही ज़्यादा मुद्रा गिर गई डॉलर के मुकाबले। जुलाई में ही 353,000 हो गया, फिर अगस्त में ही 4,621,000 हो गया। मतलब दिन प्रतिदिन जर्मनी की मुद्रा गिरती गई। देखिए यहाँ पे लोग थोड़े थोड़े काम के लिए, यहाँ पे थोड़े थोड़े काम के लिए लोग कितना पैसा लेके जा रहे हैं जर्मनी के। तो इसमें बेटा हम ये देखते हैं कि 98 और यहीं दिसंबर में जाके इतनी रकम हो गई, यानी कि 98,860,000 हो गई इसका मार्क। ठीक है बेटा, दिसंबर में। फिर उसके बाद क्या देखते हैं, इनटू ट्रिलियंस। अब बहुत ही ज़्यादा गिर गई मुद्रा इसकी, मार्क की, यानी बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें गिरने से क्या हुआ, काफ़ी प्राइसेस यानी कीमत जो थी बहुत ही ज़्यादा अचानक बढ़ गई। यानी जब मुद्रा का कीमत घट जाता है, मुद्रा की रेट गिर जाता है और प्राइसेस बढ़ जाती हैं कीमत सामान की, ऐसा जर्मनी में होने लगा। यानी एक ब्रेड लोगों को खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा भर के लेके जाना पड़ता था। ऐसे क्राइसिस को क्या नाम दिया गया, हाइपर इन्फ्लेशन, यानी बहुत ही ज़्यादा मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया है। ये सिचुएशन तब होता है जब प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती हैं, मतलब किसी भी सामान की प्राइसेस कीमत बहुत ही ज़्यादा हाई हो। जैसे एक ब्रेड के लिए बहुत ही झोला भर के, दो दो जो बैग भर के पैसा ले जाना पड़ा, तो उस ब्रेड की कीमत बढ़ गई ना बेटा। यानी जब पैसे की कीमत गिर जाए, पैसे का कीमत गिर जाए और सामान की कीमत बढ़ जाए, उसी को हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति। अब ये देखिए, अब ये होने के बाद जर्मनी जब ऐसा हो गया तो इसके बाद अमेरिका ने इसमें इंटरेस्ट लिया। अमेरिका ने इंटरेस्ट लिया जर्मनी की इस क्राइसिस को दूर करने का, और इस क्राइसिस को क्या नाम दिया गया, डॉस प्लान, यानी डॉप्स प्लान। डॉप्स प्लान का नाम दिया गया। ध्यान दीजिएगा, ये डॉप्स प्लान, ठीक है, अमेरिका के सहयोग से जर्मनी में आया। अब ये डॉप्स प्लान क्या था, जर्मनी की मंदी को दूर करना। तो विच रिवर्क द टर्म्स ऑफ रिवर्सन टू यूज द फाइनेंशियल बर्डन ऑन जर्मन पे। वो पहले वो जर्मनी ने ये, मतलब अमेरिका ने ये पहले ही अमेरिका ये जानता था कि जर्मनी पे बहुत ही वर्साई की संधि बहुत गलत तरीके से ला दी गई थी, यानी उस पर बहुत ही ज़्यादा बोझ था, बर्डन था। इसको कम करने के लिए उसने डफ्स प्लान लाया कि जर्मनी को फिनेंशियल बर्डन कम किया जाए। अब आते हैं द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। मंदी आ गई बेटा। अब ये मंदी, यानी मंदी पूरे विश्व में आएगी। अब ये मंदी क्या थी, मंदी ये थी, हमने पढ़ा कि जब अमेरिका ने इसका साथ जर्मनी को मंदी से दूर करने का सोचा डॉप्स प्लान के जरिए, तो इसमें क्या हुआ, ये 1924 से 1928 के बीच में तो स्टेबिलिटी थी, मतलब अस्थायित्व तो थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसमें क्या हुआ कि सेंट जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड रिकवरी हुआ। इसमें धीरे धीरे रिकवरी करने लगे, लोन लाडली, इसमें यूएसए ने इनको लोन दिया, पैसा दिया। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी का जो 1928 के समय में, मतलब क्रैश्ड इन 1929 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यानी अमेरिका का सबसे बड़ा वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, विश्व का सबसे बड़ा अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, यहीं से शेयर बाजार अचानक इसका ध्वस्त हो गया 1929 में, किसका, अमेरिका का। ठीक है, अब ध्वस्त होने से तो 1928 तक तो जर्मनी में ठीक रहा, लेकिन 1929 में जब अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हो गया तो क्या हुआ, जर्मनी में भी वही चीज़ होगा, पूरे विश्व में होगा। फिर ए फॉल इन प्राइसेस अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा गिर गई। लोग वहाँ पे अपने सामान, अपने शेयर जो है बेचने लगे डर के मारे। 24 अक्टूबर को, एक ही दिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन लोगों ने जर्मनी में एक ही दिन, अमेरिका में एक ही दिन 24 अक्टूबर को 13 मिलियन लोगों ने एक साथ अपने शेयर बेच दिए। द वाज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यह बहुत बड़ी आर्थिक मंदी का दौर स्टार्ट हो गया। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ये 3 सालों तक चला। कब तक, 1929 से 1932 तक। फिर उसके बाद नेशनल इनकम ऑफ द यूएसए फेल
अमेरिका में 1932 के समय में आर्थिक जो नेशनल राष्ट्रीय आय जो थी वो लगभग आधी रह गई। फैक्ट्रियाँ काफ़ी शट डाउन हो गए, एक्सपोर्ट उसका निर्यात कम हो गया, किसानों की उपजाऊ क्षमता कम हो गई, मार्केट में मनी कम रह गया। इफेक्ट इसका क्या हुआ कि यूएसए इकोनॉमिक बुरी तरीके से वर्ल्ड यानी ध्वस्त हो गई, मंदी। फिर देखते हैं जर्मन जर्मन इकोनॉमिक वाज द वर्स्ट हिट बाई। जर्मन इकोनॉमिक्स बहुत ही इसका परिणाम जर्मनी पे बहुत ज़्यादा पड़ा, क्रैश हो गई। 1932 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% गिर गया 92 के मुकाबले। देखिए वर्कर्स को अपने जॉब का डर होने लगा। जर्मनी में भी बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी होने का खतरा होने लगा लोगों को आपस में। स्ट्रीट जर्मनी की सड़कों पर बहुत सारे मेन यानी आदमी चारों तरफ अपने गर्दन में लटकाए हुए एक बोर्ड घूमने लगे, खड़े होने लगे कि हमें किसी भी काम कोई भी काम मंजूर है। एम्प्लॉयमेंट यूथ जो थे वो कहीं कहीं यहाँ वहाँ कॉर्नर पे सड़क पे कार्ड खेलने लगे, मतलब खाली जर्मनी की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। क्रिमिनल एक्टिविटी में भी लोग लगने लगे, ठीक है। तो जर्मनी की स्थिति यानी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। इकोनॉमिक क्राइसिस ने क्या किया, लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर भर दिया। द मिडिल क्लास स्पेशली रूप से मिडिल क्लास में ये लगने लगा कि उसकी सैलरी एम्प्लॉयमेंट की क्या हो गई, पूरी तरीके से पेंशन या उसकी सैलरी पूरी तरीके से कम या ख़त्म हो जाएगी। उसने क्या किया, दे आर सेविंग डिमीन्स व्हेन द करेंसी लॉसेस वैल्यू, उसको ये हमें उसने अपने वैल्यू करेंसी वैल्यू को खो दिया काफ़ी हद तक। स्मॉल बिजनेसमैन जो थे, सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटेलर सब पार्ट करने लगे इसमें, ठीक है बेटा, सफ़र करने लगे ये लोग। बिजनेस गॉट ruined। दिस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनसेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि प्रोली प्रोलिटेरियनिसेशन का मतलब ये होता है सर्वहाराकरण। मतलब कि इनको सभी चीज़ों का ये डर होने लगा कि इनका क्या होगा। अभी इसका नीचे हम बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है। मतलब इसका ये होता है कि सबको ये डर होने लगा कि उसकी ये जो क्लास क्षमता लेवल क्षमता है बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। तो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं बेटा। लार्ज मास ऑफ पेजेंट्री वाज इफेक्टली बाई शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। ओमेन को अपने बच्चों को पेट भरने में डर लगने लगा, मतलब उनके पास खाना नहीं रहा कि कैसे अपने बच्चों का पेट पालें। सेंस ऑफ डिसपेयर, उनमें बहुत ही ज़्यादा डर भर गया था, ठीक है। यानी उनके दिलों और दिमाग बहुत ही ज़्यादा डर बैठ गया था उनमें। पॉलिटिकली तो जब ऐसा हुआ बेटा तो जाहिर सी बात है कोई फ़ायदा इसका उठाएगा। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वाज फ्रेंड। वाइमर रिपब्लिक क्या था, हम जानते हैं कि बहुत ही तरीके से यानी कि नाजुक दौर से गुजर रहा था। फ्रैजिल मतलब क्या होता है, नाजुक दौर, बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशंस क्या कर वाइमर जो कॉन्स्टिट्यूशन था अपनी गवर्नमेंट को काफ़ी पावर दिया था। ये ऐसा पावर दिया था कि जिससे वहाँ की गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में आ जाए, कभी भी आ सकती थी। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कभी भी किसी तरीके से। द मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाई वन पार्टी। वहाँ की गवर्नमेंट, जर्मनी की गवर्नमेंट ऐसी थी वाइमर में कि कोई एक पार्टी का शासन नहीं आता था। मतलब ऐसा था कि किसी यानी आर्टिकल 48 कहता था कि सबको सबको वहाँ पे आ, कुछ न कुछ सीटें चाहिए। तो इसके हिसाब से क्या होता था कि कभी भी एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती थी। अब उसका परिणाम क्या हुआ कि ग्रुप बना के यानी कि गठबंधन बना के वहाँ पे गवर्नमेंट बनती थी, ठीक है। किसके द्वारा, आर्टिकल 48 के द्वारा। विच गेम द प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 48 प्रेसिडेंट को यह पावर देता था को कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, सिविल नागरिक के अधिकार छीन सकता है, कभी भी रूल को ख़त्म कर सकता है और कोई भी नया अपने रूल के अनुसार मतलब अपने रूल के अनुसार चला सकता है गवर्नमेंट। विद इन द शॉर्ट लाइफ, इसकी बहुत ही कम समय रहा। वाइमर रिपब्लिक अगर देखा जाए तो एवरेज 239 डेज वर्क किया, किसको, आर्टिकल 48 को यूज करके। यह क्राइसिस नॉट बी मैनेज,
यह क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाया, मतलब वहाँ के मंदी दौर को। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, पीपल ने अपना कॉन्फिडेंस इस गवर्नमेंट में खो दिया था, मतलब उसके मन में ये ख़त्म हो गया कि ये गवर्नमेंट हमारी रक्षा कर सकती है, और वो विच सिम टू ऑफर नो सॉल्यूशन, जो उसकी सॉल्यूशन को नहीं देख पा रहे थे। मतलब पीपल के मन में ये बैठ गया कि ये ऐसी गवर्नमेंट हमारे लायक कभी नहीं है जो हमारे भय को दूर कर सके, मतलब हमारी सुरक्षा कर सके। पीपल के मन में आ गया तो नई दृष्टि वो देखेगी बेटा। ठीक है। हिटलर्स का हिटलर राइज टू पावर हम आपको बेटा नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।